हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, चाहे वो नेमिंग कॉमन नेम हो या फिर IUPAC नेम हो। ठीक है, हम दोनों के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने वाले हैं। और हम इस वीडियो को लंबा ना करते हुए ज़्यादा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेमिंग को लेकर के। और नेमिंग में सबसे पहले आप ये समझ लें कि इस वीडियो में खासकर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेमिंग जो है हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से इन द सेंस कि कॉमन नेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कॉमन नेम से फिर IUPAC नेम की तरफ मूव करेंगे। और उसके पहले हम लोग सिस्टम है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करते हैं उसकी बात करेंगे। आपने इसके पहले चाहे आपने नेमिंग सीखा हो या ना सीखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई होप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नेमिंग जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, या फिर आपका स्टेट्स एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो या CBSE का एग्जाम हो, उसमें कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और आपको नेमिंग करने के लिए दिया जाए, तो इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए नेमिंग जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम नेमिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ठीक है, जैसे आप लोग जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो आप लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने से पहले हमारा भी एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आप ये समझिए, लेकिन उसके पहले नेमिंग करने से पहले छोटा सा एक बेसिक सा चीज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं कुछ, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं। कार्बन के बारे में आप जान लो तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे आपसे, ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन खासकर अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ता है। पहला हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp3। sp2 sp3, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए sp कब होगा, sp2 कब होगा और फिर sp3 कब होगा। सबसे पहले ये समझ लें कि sp कब होगा। देखिए sp में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, पहले आप सिग्मा पाई का कंसेप्ट अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा समझ लो सिग्मा पाई क्या है। देखो, जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाए, चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड बनाए इस तरह से, तो इस सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो आपको कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो डबल इस तरह से बना सकता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इस कार्बन के आजू बाजू में जो चारों बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और ये सिग्मा है। अगर इस कार्बन के पास देखा जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड पड़े हुए हैं, देखो ध्यान से। इस कार्बन के पास देखो, इधर सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है जिसको हम सिग्मा बोल रहे हैं, और इधर डबल बना है। और हमेशा याद रखना, एक डबल बॉन्ड में ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है और नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी इस डबल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड जो है वो सिग्मा है। यानी इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा है भाई? 3 सिग्मा। उसी तरह यहाँ देखो सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा, इसके पास भी कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है, ठीक है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला पाई होता है, बीच वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई होता है। यानी ये बीच वाला एक ही सिग्मा इसमें पड़ा हुआ है। यानी इसके पास कितना सिग्मा है बच्चों? 2 सिग्मा। इसके पास भी कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा। तो बस आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे मेन चीज क्या होता है? सबसे मेन चीज होता है कि बस आपको ये देखना है कि कार्बन के आजू बाजू में कितने सिग्मा बॉन्ड पड़े हुए हैं। अगर हमें सिग्मा बॉन्ड हमें पता चल जाता है तो हम आसानी से उसका हाइब्रिडेशन बता पाएंगे। देखो, इस कार्बन के आजू बाजू में कितने सिग्मा है भाई? इस कार्बन के आजू बाजू में 4 सिग्मा है। जरा देखो, अगर किसी भी कार्बन के आजू बाजू में 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है हमेशा sp3 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हमेशा sp3 होगा, ठीक है। अगर 3 सिग्मा हुआ इस तरह का तो हमेशा हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तब,
ठीक है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन sp होगा। और ये हाइब्रिडेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको हाइब्रिडेशन पता चल गया तो आप इस मॉलिक्यूल का शेप भी बता सकते हो, बॉन्ड एंगल भी बता सकते हो और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर भी बता सकते हो। कैसे, जरा ये देखो। ये तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं। अगर 4 सिग्मा है कार्बन के आजू बाजू में तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp। ये चीज आप याद रखेंगे। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा। क्लियर है बात? चलो अब थोड़ा आगे चलो, उससे आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ा बात करते हैं इसके शेप के बारे में। देखो, वैसे कार्बन या फिर वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हाइब्रिडेशन sp2sp होगा, सॉरी कार्बन का sp होगा, उसका शेप जो है वो लिनियर होगा। क्या, किस शेप का होगा? लिनियर शेप का होगा, ठीक है। और जिनका हाइब्रिडेशन sp2 होगा उनका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और जिनका हाइब्रिडेशन sp3 होगा उसका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा बच्चों? टेट्राहेड्रल, ठीक है। और आपको चीज बताता, अगर लिनियर रहा तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109.28 मिनट होगा। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि बड़ा बेसिक सा चीज कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं होता क्या है ये, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान देना होगा। तो अगर आपको एक हाइब्रिडेशन पता चल गया तो बॉन्ड पता चला, उसका शेप पता चला और फिर बॉन्ड एंगल पता चला। अब देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास 3 तरह का कार्बन है, जैसे मान लो CH3 ठीक है। अगर मान लो हमारे पास से कार्बन आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक कार्बन आ जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। देखो गौर से देखना, इन 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अगर हाइब्रिडेशन आपने निकालना सीख लिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा यहाँ है और 3 सिग्मा यहाँ है, 4 सिग्मा है। अगर 4 सिग्मा है तो इसका क्या हो जाएगा भाई? sp3 और इसका भी क्या हो जाएगा? sp3। मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन sp3 है। इस कार्बन को देखो ध्यान से, यहाँ इस कार्बन को देखो, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के पास है और डबल बॉन्ड में मैंने आपको भी बताया कि 1 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है, यानी 3 सिग्मा इसके पास है, मतलब इसका sp2 और इस कार्बन का भी sp2। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक किया जाए तो ये sp और इसका भी क्या हो जाएगा? sp। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमें क्या बताना है कि तीनों पावर में, अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम है इथेन। क्या नाम है बच्चों? इथेन। इसका नाम है इथीन और इसका नाम है इथाइन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे मोस्ट पावरफुल कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जवाब बड़ा सिंपल तरीके से आप देना कि अगर परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीज होता है, अगर एस कैरेक्टर का परसेंटेज जो है इंक्रीज करता है तो याद रखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो भाई बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। याद रखना, बड़ा काम का चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर परसेंटेज ऑफ पी इंक्रीज होगा, अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जो है बढ़ेगा अगर, तो याद रखना बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये परसेंटेज ऑफ एस क्या है, परसेंटेज ऑफ पी क्या है, जरा इसके बारे में आप समझो, ठीक है। देखो सबसे पहला ये समझ लो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा एक जगह बनाकर, ठीक है। देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स बना रहे हैं और इस बॉक्स में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये परसेंटेज ऑफ एस क्या है, परसेंटेज ऑफ पी क्या है। देखो मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस के बारे में और यहाँ लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ पी के बारे में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस और परसेंटेज ऑफ पी के बारे में सबसे पहला चीज देखो, अगर हम सबसे पहले हाइब्रिडेशन में क्या बात करें, सबसे पहला जो हाइब्रिडेशन था वो एस पी है, ठीक है। तो क्या है, इस परसेंटेज को निकालना सीखो, कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडेशन क्या है? sp है। अगर देखा जाए sp हाइब्रिडाइजेशन में s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल है। टोटल कितने ऑर्बिटल पड़े हुए हैं? 2। अगर 2 ऑर्बिटल पड़े हुए हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन 100% है। अगर 100 में 2 से डिवाइड करें तो एक ऑर्बिटल पे कितना परसेंट आएगा? 50% आएगा। यानी एस एक एस है एक पी है तो एक पे 50% आता है, तो एस का तो एक ही पार्ट मिला हुआ है, मतलब एस में 50% और पी का भी 50% कंट्रीब्यूशन है।
मतलब इस ऑर्बिटल में sp हाइब्रिडेशन में s ऑर्बिटल का 50% कंट्रीब्यूशन है और p ऑर्बिटल का 50% कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है बात। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज बस ऑर्बिटल को आप ऐड काउंट करो और उसको 100 में डिवाइड कर दो, 100, ठीक है। उसी तरह मान लो sp2 है। अब जरा देखो इसमें ऑर्बिटल कितने आ गए, इसमें ऑर्बिटल कितना, एक s का आया और p का कितना आया, 2, यानी टोटल ऑर्बिटल हमारे पास आ गए 3। तो 3 को डिवाइड करो 100 में, तो 100 में जैसे डिवाइड करोगे तो एक पे आएगा 33.3%। तो बताओ s का कितना परसेंट मिला हुआ है? एक का एक ही ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब एक पे आएगा 33.3 और p का 2 है तो इसका आएगा 66.6। और सबसे लास्ट जो है वो है अपना, सबसे लास्ट है उसका sp3। बताओ टोटल ऑर्बिटल कितने, p के 3 और s के 1, यानी 4 ऑर्बिटल। डिवाइड करो 100 में तो 1 पे 25 आएगा। तो s का कंट्रीब्यूशन, s का 1 है तो 1 पे s का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 25, और p का 3 है तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है। अब इसी चीज को याद रखना है। जरा देखो, हमने बोला कि अगर s का परसेंटेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, मतलब पावर उसका बढ़ते चला जाएगा। तो बताओ s का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? s का परसेंटेज सबसे ज़्यादा sp में है। अगर sp में s का परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हाइब्रिडेशन sp होता है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। तो बताओ इन तीनों में sp3, sp2 और sp में यहाँ इसका परसेंट सबसे ज़्यादा है, यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम ये ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर किसका है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है। ये ऑर्डर किसका है बच्चों? ये ऑर्डर जो है वो किसका है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है। ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि अगर s का परसेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ये हो गया। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो सही बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा ना उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगा? sp में। यानी ये जो ऑर्डर है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है और बॉन्ड एनर्जी का भी है। तो आप ये कह सकते हो ये ऑर्डर हो गया। क्लियर है बात? तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा है, अगर p का परसेंटेज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। याद रखना, p का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। देखो p का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 75 है sp3 में, यानी sp3 वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। यानी हम अगर से पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है sp3 वाले का सबसे ज़्यादा है, उससे कम sp2 वाले का है और सबसे कम sp वाले का है। जितना लॉन्गर बॉन्ड होगा ना उतना ही वीकर होता है, और जितने शॉर्टर बॉन्ड होते हैं बच्चों उतना ही वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। तो ये लॉन्गर बॉन्ड है तो जल्दी टूट जाएगा, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी इसका कम होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। क्लियर है बात? तो जो ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का होगा उसका अपोजिट ऑर्डर जो होता है हमेशा बॉन्ड लेंथ का होता है। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया। चलो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखा, और उसका जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट जो ऑर्डर होगा वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यानी अगर हम आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? वैसा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। उससे कम जो बॉन्ड लेंथ होगा sp2 और sp2 वाले का होगा, और सबसे कम जो होगा वो sp और sp वाले का होगा। तो अगर आपको एक हाइब्रिडाइजेशन याद है ना, अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट याद है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है। और छोटी सी बात बता देते हैं आपको, अगर कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है। क्योंकि ये सब एग्जाम में कभी के ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाते हो तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। 34 एंगस्ट्रम होता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो होता है 1.20 एंगस्ट्रम होता है। ये याद रखना। ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ आपको याद रखने पड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया, ट्रिपल है तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गया। ये बड़ा बेसिक सा चीज़ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमें इस वीडियो में खासकर उसी के बारे में बात करना है, यानी नॉमेनक्लेचर के बारे में। चलो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, और नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ताकि एक जगह हो जाए। ठीक है। आप इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि इस वीडियो में बात करना है नॉमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहले आपने अगर नॉमेनक्लेचर का नाम या फिर नॉमेनक्लेचर
सीखा है इसके पहले तो भी अच्छा बात है, और नहीं सीखा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस वीडियो में खासकर हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। ताकि देखो, नॉमेनक्लेचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको नेमिंग करने नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने नहीं आएगा, तो फिर आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। कन्वर्जन में बड़ा नेमिंग से ही, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आए कि बेंजीन से फेनॉल बनाओ, क्या प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? अगर तुम्हें प्रोपीन का फॉर्मूला नहीं पता होगा, प्रोपीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो फिर आप कन्वर्जन नहीं बना पाओगे। तो ये सब चीज़, इसलिए हम लोग नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पहला जो लिखने का मेथड होता है वो होता है कॉमन नेम, ठीक है। पहला होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। दूसरा क्या होता है बच्चों? IUPAC नेम, ठीक है। तो देखो, IUPAC नेम और कॉमन नेम में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि IUPAC का रूल है अपना, उस रूल को फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। लेकिन कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसलिए कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। हालांकि सारे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता, कुछ ही कंपाउंड का कॉमन नेम होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे, कन्वर्जन हो, व्हाट हैपेंस हो, ये सब हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो कॉमन नेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन नेम पे सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कॉमन नेम के बारे में। कुछ कंपाउंड्स है जिनका कॉमन मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखना, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं CH3OH, ठीक है। यानी सबसे पहला है CH3OH, इसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट, ठीक है। दूसरा है CH4, इसको हम बोलते हैं मार्स गैस, इसको हम बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है। तीसरा है HCOOH, इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चौथा है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर पांचवा है, उसके बाद अगर हम बात करें CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद CH3CH2COOH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे COOH और COOH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगला है CH3CHOHCOOH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। इन सब का भी हम IUPAC से नेम करेंगे। सबसे पहले आप कॉमन नेम याद रखो, लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद CHCOOH, फिर हो जाएगा CHOH, CHOH और फिर हो जाएगा COOH, ठीक है। COOH, ठीक है। यानी सबसे पहले हम ये कर सकते हैं CH2COOH, CHOH, CHOH और फिर क्या हो जाएगा COOH, ठीक है। तो COOH, CHOH, CHOH और COOH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्टेरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड, ठीक है। ये 6 है। 7th है, अगर हम बोलें CH2COOH और फिर COOH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैलोनिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैलोनिक एसिड, ठीक है। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, जैसे CH2COOH फिर CH2COOH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम्स है जो आपको याद रखने हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर बेंजीन रहे और बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, ठीक है। इसको कहते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ COOH ग्रुप लगा हो
तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन हो और उसके साथ CH2Cl लगा हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन के साथ बेंजीन हो और इसके साथ जो है CH2OH हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये सब कॉमन नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बेंजीन के साथ जो है अगर OH ग्रुप लगा हो तो इसको हम कहते हैं फेनॉल। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ OH हो और एक पार्ट पे CHO हो तो इसको हम बोलते हैं सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड। ठीक है, अगर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ OH लगा हो और फिर COOH ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ 2 COOH ग्रुप लगा हो, है ना, इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं पैथेलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पैथेलिक एसिड। ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, अगर ये बेंजीन है और बेंजीन है और मान लो कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो और इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, यानी लेफ्ट राइट वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं और उसके जस्ट नीचे वाले को मेटा कहा जाता है, इसे भी मेटा कहा जाता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग पैरा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे और नेमिंग लिखोगे तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा कि ऑर्थो पारा मेटा क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में स्मॉल m लिखते हैं, शॉर्ट में O लिखते हैं और इसको हम लोग P लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जब हम लोग नेमिंग करेंगे फिर ये काम आएगा। तो ये कुछ नाम है कॉमन नेम, और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हम फिर ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम फिर हम जो IUPAC नेमिंग है वो कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम में सबसे पहला है कि देखिए IUPAC का एक रूल है, स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें और उस स्ट्रक्चर को कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, चाहे छोटा कंपाउंड हो या बड़ा कंपाउंड हो, IUPAC का नेमिंग करना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि बस आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। देखिए इसका एक अपना स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग नेमिंग जो है वो प्रीफिक्स का करते हैं। किसका करते हैं? प्रीफिक्स का करते हैं। फिर उसके बाद नेमिंग जो है रूट वर्ड का किया जाता है। उसके बाद नंबर किसका आता है? रूट वर्ड का। उसके बाद नंबर आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये बस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो रखना, याद करना है, फॉलो करना है। आप कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका नाम आप आसानी से लिख पाओगे। प्रीफिक्स क्या है? देखिए प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं साइड चेन को। किसको बोलते हैं बच्चों? साइड चेन को। यानी साइड चेन को हम लोकेंट्स भी कहते हैं, लोकेंट्स भी कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी जिस चेन को, जिस कार्बन को आप चूज नहीं करते हो, जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं किया जाता है या फिर जिस ग्रुप को नंबरिंग नहीं किया जाता है उसी ग्रुप को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि प्रीफिक्स में अगर मान लो कहीं CH3 ग्रुप जिसको नंबरिंग, इसको हम मेथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम मेथाइल बोलेंगे। अगर मान लो जैसे C2H5 कोई ग्रुप आ गया इस तरह से, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे? इथाइल बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, एल्काइल के फॉर्म में। उसके बाद है रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है कि आपने जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन को आपने काउंट किया है, नंबरिंग जितने कार्बन को आपने किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट वुड बी काउंट, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन विच इज काउंट। ठीक है, जिसे काउंट किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है?
प्राइमरी सफिक्स बताता है, ये बताता है इट इंडिकेट सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड के बारे में बताता है कि कौन सा बॉन्ड है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में नेमिंग करने के लास्ट में ए नहीं जोड़ दीजिएगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ई ए नहीं जोड़ दीजिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई ए नहीं जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स। लास्ट है अपने पास जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकेंडरी सफिक्स जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या संख्या है, उसकी भी हम बात करेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो नेमिंग करते समय बस आप इस स्ट्रक्चर को याद रखो, सबसे पहले नाम लिखना है प्रीफिक्स का, फिर नाम लिखना है रूट वर्ड का, फिर नाम लिखना है प्राइमरी सफिक्स का, और फिर नाम लिखना है सेकेंडरी सफिक्स का। चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड आ जाए, चाहे कितने भी ग्रुप्स आ जाए उसमें, बस इसको आपको हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप भुला जाओगे फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नेमिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले हम स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन जब बड़े कंपाउंड्स आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस उस केस में भी आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, बस फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको एग्जांपल भी करा के बताएंगे कैसे क्या करना है, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। और आईयूपीएसी नेमिंग हमने स्ट्रक्चर देखा, लेकिन सबसे पहले कुछ छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने तो एल्केन का फॉर्मूला जरूर आप जानते हो। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। या फिर पहले उसको थोड़ा सा हम और ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं आपको। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से आप जानो कि सेचुरेटेड किसको बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन को हम सेचुरेटेड बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम एल्काइन कहते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। ठीक है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है सिंगल बॉन्ड हो एल्केन, डबल हो एल्कीन और ट्रिपल हो एल्काइन। ठीक है, देखो, और सबसे पहला चीज़ थोड़ा सा हम एल्केन के बारे में आपको बता दूं कि एल्केन क्या है। देखिए, एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, अगर हम एल्केन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके जगह पे आप मान लो कोई ग्रुप को ऐड नहीं करो, बस हटाओ सिर्फ, तो हमने जैसे ही एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा, और एक बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। पहले +2 था, एक हाइड्रोजन चला गया तो +1 हो गया। तो अगर +2 था तो हमने इसको एल्केन बोला, तो जैसे ही एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो स्पेसीज बनता है इसको एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हमने इन का वैल्यू 1 रखा, तो अगर इन का वैल्यू हमने यहाँ 1 रखा तो क्या मिलेगा भाई, CH4 मिलेगा। और इसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, CH3, ये बन गया। तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, मेथेन। इसको हमने क्या बोल दिया, मेथेन। और ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग मेथाइल। मेथेन से क्या बोलेंगे, मेथाइल। उसी तरह इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल। तो ये एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनता है। क्लियर है बात, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एल्काइल ग्रुप याद रखना कैसे फॉर्मेशन होता है, जब एल्केन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाते हो तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा चर्चा करो और थोड़ा सा हम जानकारी करते हैं रूट वर्ड के बारे में। ये रूट वर्ड क्या है, जैसा कि हमने बताया, रूट वर्ड क्या है कि आप
जितने कार्बन को काउंट करते हो वही रूट वर्ड होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। तो भाई मेन चेन किसको बोल रहे हैं? जिस चेन को हम काउंट करते हैं उसी को मेन चेन कहते हैं। तो रूट वर्ड समझिए, पहले आप नंबर समझिए, रूट वर्ड जो है, और फिर नंबर ऑफ, या फिर पहले हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर होगा रूट वर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें। अगर कहीं एक कार्बन है तो उसका नाम होता है मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन होगा तो नाम होगा एथ, 3 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा प्रोप, अगर 4 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा ब्यूट, अगर 5 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा पेंट, अगर 6 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा हेक्स, अगर 7 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे हेप्ट, अगर 8 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्ट, अगर 9 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे नन, अगर 10 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे डेक, अगर 11 कार्बन है तो उसको बोलेंगे डोडेक। ठीक है, उसी तरह अगर 12 कार्बन हो, सॉरी इसको अनडेक कहते हैं और इसको डोडेक कहेंगे, 12 वाले को डोडेक कहेंगे। उसी तरह आगे जाओ 20 को आइकोस बोलते हैं। तो इस तरह से आप बताओगे, आपको काम सिर्फ 10 तक ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रूट वर्ड याद रखना। एक कार्बन का नाम मेथ, वैसे 2 कार्बन का नाम एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, दिस डेट, है ना। तो ये सबको याद रखना है, क्योंकि इसके बिना आप नाम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो रूट वर्ड हो गया। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, जिसके बारे में हमने बता दिया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अगर सिंगल बॉन्ड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो आप ए नहीं लगा देना, डबल बॉन्ड तो ये नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाई नहीं लगा देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोल रहे हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एटम, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑलमोस्ट टोटल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है जिसके ऊपर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कुछ है जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप याद रखोगे। देखो यही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फंक्शनल ग्रुप में। जैसे मान लो साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर इससे रिलेटेड जो कंपाउंड बनने वाले हैं फिर उसके बारे में आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप आप जरूर याद रखना कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप का जैसे ही हम लोग नेमिंग करने के लिए उसके लिए भी 2 चीज यूज करते हैं, एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है, एक सफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स क्या है? या फंक्शनल ग्रुप है, इसका हम स्ट्रक्चर बताते हैं आपको, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका प्रीफिक्स बताऊंगा, और फिर उसका बताऊंगा सफिक्स क्या होता है। देखो प्रीफिक्स और सफिक्स के बिना आप नाम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप पे चर्चा करूंगा मैं, ज़्यादा नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर होता है COOH होता है। ठीक है, COOH होता है। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है, एक होता है ओइक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक होता है ओइक एसिड और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है C+O और O और फिर R। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो होता है, जैसे इसके लास्ट में हम लोग एल्कोक्सी लगा सकते हैं, या फिर कार्बोनिल एल्कोक्सी भी बोलते हैं इसको, कार्बोनिल एल्कोक्सी भी कहा जाएगा इसको, है ना, जनरली। और उसके बाद इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? O8, नाम के लास्ट में O8 लगा देते हैं। उसी तरह अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CHO। क्या होता है? CHO। और इसका जो प्रीफिक्स होता है एल्डो होता है या फिर फॉर्माइल होता है। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है, एक होता है एल होता है और दूसरा होता है कार्बल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा होता है कार्बल्डिहाइड। ठीक है, उसी तरह कीटोन है, कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CO होता है कीटोन। ठीक है, और इसका जो सब प्रीफिक्स होता है ऑक्जो होता है या फिर कीटो भी लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसका क्या होता है, इसके लास्ट में हम लोग ONE जोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह है आपका साइनाइड का फॉर्मूला होता है C+N। ठीक है, साइनाइड, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है साइनो। क्या होता है?
साइनो, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, देखो एग्जाम में बड़ा बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है कि आपको नाइट्राइल का फॉर्मूला पूछ दे, ये भी होता है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे कि नाइट्राइल किसको आता है, साइनाइड का ही दूसरा नाम नाइट्राइल है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूँ आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है एनसी, क्या होता है, एनसी। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो, क्या होता है, आइसोसाइनो। ठीक है, इस तरह से, और इसको हम, इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइड। ठीक है, क्या होता है, नाइट्राइड। ठीक है, चलो एक बार कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इसको एमाइड कहते हैं, एमाइड। इसका फॉर्मूला होता है CuNH2। ठीक है, एमाइड का फॉर्मूला होता है CuNH2। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोमाइल। ठीक है, ठीक है, और इसका जो ये सफिक्स होता है वो होता है एमाइड या फिर कार्बेमाइड। ठीक है, एमाइड या फिर कार्बेमाइड। ठीक है, उसी तरह होता है एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइट। ठीक है, एसिड हाइलाइट किसको बोलते हैं, C+O और X को बोलते हैं। इसका होता है प्रीफिक्स होता है हेलोफॉर्माइल। ठीक है, हेलोफॉर्माइल और इसका सफिक्स होता है YL हाइलाइट। ठीक है, YL हाइलाइट। उसी तरह है अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है OH होता है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह है एमाइन, एमाइन, एमाइन का फॉर्मूला होता है NH2, एमाइन का फॉर्मूला होता है NH2, और इसका सफिक्स होता, प्रीफिक्स होता है एमिनो, और सफिक्स होता है एमाइन। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप है जो आपके काम के आएंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप पता नहीं होगा, जब उसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, फिर आपको कन्वर्जन में, फिर रिएक्शंस में दिक्कत होगा, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप एक बार कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका नाम हमेशा हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है ना, some functional group which are always named as, which are always named as a prefix, है ना, हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही नाम लिखा होगा, सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर NO2 है तो इसको हम लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं, नाइट्रो। अगर Cl है तो इसको लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, अगर Br है तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, अगर F है तो इसको लिखेंगे फ्लोरो। ठीक है, और उसी तरह अगर I है तो इसका नाम लिखेंगे आयोडो। हमेशा एज जो प्रीफिक्स ही नाम लिखा जाएगा, इनका नाम हमेशा लास्ट में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा पहले लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा मतलब एज ए साइड चेन लिखा जाएगा, नाइट्रो। उसी तरह नाइट्रो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, फिर आयोडो हो गया। क्लियर है बात। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर OR रहे, यानी इसको हम बोलेंगे एल्कोक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। या जैसे मान लीजिए अगर OCH3 रहे तो इसको हम लिखेंगे मेथाइल, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, सॉरी, इसको हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। ठीक है, अगर इस तरह से रहे तो इसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी। अगर मान लो OC2H5 रहे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इथॉक्सी। ठीक है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही लिखा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हमने ये देख लिया कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। देखो अब ये हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं IUPAC का रूल क्या है, नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए IUPAC के कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करने होते हैं, और उस रूल को फॉलो करके हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। सबसे पहला रूल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला रूल जो है IUPAC का, अगर हम रूल की बात करें, रूल नंबर 1 की बात करें, तो रूल नंबर 1 में सबसे पहला रूल होता है चूज द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which has maximum number of पहला में फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और या तीसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, और चौथा डी नंबर में है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये आपको पहला रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये पहला रूल कहता है कि आप उसी कार्बन चेन को चूज करो जिस कार्बन चेन में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा साइड चेन होना चाहिए और सबसे ज़्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। आप उसी चेन को चूज करोगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो, पहला मैं एग्जांपल कर रहा हूँ कि जैसे मान लो सी 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 सी, और इस तरह से कोई आपको मिल जाए स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो इस तरह कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, इस तरह से मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, उसी कार्बन चेन को चूज करना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब आपको देखना है कि जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा और उस चेन में सबसे ज़्यादा साइड चेन भी होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें लगता है कि ये लंबा वाला जो चेन है ना, इसी में सबसे ज़्यादा कार्बन है, इसी में सबसे ज़्यादा कार्बन, इसमें 7 कार्बन है और 2 साइड चेन आपको दिख रहा है। अब यहाँ से समझ लो साइड चेन क्या है और मेन चेन क्या है। जिस चेन को आपने चूज किया, जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है, जैसे यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक में 7 कार्बन है, इस चेन को हम लोग मेन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन चेन बोलते हैं या फिर पेरेंट चेन बोलते हैं। क्लियर, ये याद रखना, पेरेंट चेन कहते हैं। और इसके अलावा जो बच गया, एक यहाँ ऊपर 2 बचा और नीचे 1 बचा, इसी को हम लोग साइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड चेन कहते हैं। इसी को हम लोग लोकेंट्स कहते हैं और इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये याद रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। साइड चेन कहते हैं, लोकेंट्स कहते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और हमने इसी को हमने बोला था प्रीफिक्स। इसी को क्या बोला था? प्रीफिक्स बोला था। यानी सबसे पहले नाम हम इन्हीं का लिखेंगे। उसके बाद याद होगा आपके स्ट्रक्चर में रूट वर्ड आया था। रूट वर्ड किसको बोला था हमने? कि मेन चेन में आपने जितने कार्बन को चूज किया है वही रूट वर्ड होता है। जैसे मान लो हमने 7 कार्बन को चूज किया तो ये मेरा रूट वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद रूट वर्ड के बाद जस्ट याद करो क्या आया था। उसके बाद आया था प्राइमरी सफिक्स, मतलब इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। तो देखो कौन सा सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो हमने बोला सिंगल बॉन्ड होगा तो ए नहीं जोड़ देना, तो वो हो गया प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हमने बताया सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप को बताता है। देखो हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, 8 9 10 फंक्शनल ग्रुप बताया, कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाम लिखते हैं। तो पहला आपको आई होप साइड चेन क्या होता है और मेन चेन क्या होता है ये चीज़ आपको समझ में आया। तो पहला रूल जो IUPAC का यही है। चलिए अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग कीजिए। दूसरा रूल नंबर 2 जो कहता है वो कहता है कि आपने जिस चेन को चूज किया है उसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऑफ मेन चेन, मेन कार्बन चेन, यानी जिस चेन को आपने चूज किया उसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए क्या देखना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले शुड हैव लोअर नंबर ऑफ पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा साइड चेन और चौथा साइड चेन। बस ये 2 चीज़, ठीक है। 3 चीज़ को आपको देखना है। सबसे पहला चीज़ क्या करना है, नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो है ना कम डिस्टेंस पे होना चाहिए, कम दूरी पे होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मान लो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिधर से डबल ट्रिपल बॉन्ड कम दूरी पे होगा उधर से ही नंबरिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो आप साइड चेन को देखना, जिधर से साइड चेन कम दूरी पे होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सी 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 और सी
मान लीजिए यहाँ पे हो जाए C, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका हमें नंबरिंग करना है। सबसे मेन चीज़, पहला रूल देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बन किस में चूज कीजिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही है, तो हमने इसको चूज कर लिया, इसमें 5 कार्बन है। अब इसी चेन को आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से साइड चेन कम दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए यही ना है साइड चेन जिसको हमने नंबरिंग नहीं किया है, तो हम चाहे तो इसको लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं और चाहे तो राइट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी। लेकिन नंबरिंग कौन सा सही है, जिधर से साइड चेन जो है कम दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए साइड चेन इधर से 2 नंबर पे आया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 4 नंबर पे आया, तो राइट साइड वाला जो नंबरिंग है ना, ये गलत है, ये नंबरिंग नहीं हो सकता है, ये नंबरिंग जो है गलत है, ये लेफ्ट साइड वाला नंबरिंग सही है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर है बात। चलिए अगर मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, इसको मिटाता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से रहे CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, और फिर मान लीजिए यहाँ पे है CH, यहाँ पे H नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड और फिर क्या हो जाएगा CH, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इस सबसे ज़्यादा किस चेन में कार्बन है। तो एक ही चेन दिख रहा है 1 2 3 4, कोई दूसरा चेन नहीं है क्योंकि साइड चेन है नहीं, तो ये पे चेन है। अब क्वेश्चन दूसरा जो रूल है ये कहता है कि भाई नंबरिंग किधर से होगा, लेफ्ट से होगा या फिर राइट से होगा। तो कहता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप कम दूरी पे होगा ना, उधर से नंबरिंग करना। तो क्या तुम्हें कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नजर आता है? नहीं नजर आता है। तो इसको छोड़ो, हटाओ, डबल और ट्रिपल पे आओ। देखो डबल और ट्रिपल में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, याद रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है तो वो सीनियर हो गया और डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तो ये जूनियर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो हमें क्या करना है, इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, तो आपको अल्फाबेट देखना है। देखो ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हो तो क्या लिखते हो, जोड़ते हो लास्ट में YNE, और जब डबल बॉन्ड का नाम लिखते हो तो क्या जोड़ते हो लास्ट में ENE। तो याद रखना इसमें अल्फाबेट देखना है, ठीक है। इसमें क्या देखना, अल्फाबेट। देखो ई से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है, पहले ई आता है, इसीलिए ये वाला नंबरिंग इधर से ये कम दूरी पे होगा, उधर से नंबरिंग करना 1 2 3 4, ये नंबरिंग जो है मेरा सही है ड्यू टू अल्फाबेट। क्लियर है, समझ में आया? ये चीज़ आसान है हमारी, ये समझ में आना चाहिए। क्लियर। चलो तो ये हो गया डबल ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हो। अगर एक और चीज़ बताते हैं, जैसे मान लो कि अगर इस तरह से रहे कोई CH3 CH डबल बॉन्ड, और फिर मान लो यहाँ से आ गया CH3, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन चेंज चूज करना। सबसे पहले ये देखो कि इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आ चुका है, ठीक है ना। सबसे लंबा कार्बन चेंज किसमें होगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा किसी में नहीं है। तो मान लो हमने इसको 5 वाले को चूज कर लिया, 5 वाले को चूज कर लिया, तो इसमें एक चीज़ आपको देखना चाहिए कि यहाँ एक साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो याद रखना जब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए, साइड चेन भी आ जाए, तो यहाँ सीनियरिटी वाला बात हो जाता है। अगर हम सीनियरिटी टेबल में आपको बताऊँ तो सबसे सीनियर जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए और साइड चेन भी आ जाए, तो वहाँ याद रखिएगा सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप, मतलब वहाँ पर नंबरिंग जो है किसको देखकर होने वाला है, फंक्शनल ग्रुप को देख के होने वाला है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप कम दूरी पे होगा उधर से ही नंबरिंग होगा। वहाँ पे हम डबल ट्रिपल बॉन्ड को कोई प्राइवेसी नहीं देने वाले हैं और ना ही साइड चेन को कोई प्राइवेसी देने वाले हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है और साइड चेन है। तो जब डबल बॉन्ड साइड चेन आ जाता है तो डबल बॉन्ड को प्राइवेसी दिया जाता है। जिधर से डबल बॉन्ड कम दूरी पे होगा उधर से ही नंबरिंग होगा, ठीक है। चलो तो 1 2 3 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, गौर से देखना यहाँ, सॉरी 1 2 3 नंबर पे है, 1 2 नंबर पे है, तो मेरा राइट साइड वाला नंबरिंग जो है ये वाला सही नंबरिंग होगा, ठीक है। ये वाला नंबरिंग सही होगा। आप लेफ्ट से नहीं कर सकते हो। लेफ्ट से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ 3 नंबर पे आएगा, 1 2 3 नंबर पे, और इधर से 2 नंबर पे है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है बात? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। चलिए तो अभी तक हमने 2 रूल डिस्कस किया। आई होप आपने को दोनों रूल आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और लंबा ही जाएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट हो, क्लियर हो सके। तो लंबा वीडियो जाए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है।
चलिए तीसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सीनियरिटी टेबल जो है वो सीनियरिटी वाला बात मैं आपको बता दूं। सीनियरिटी की अगर बात करें तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसके बाद नंबर आता है साइड चेन का। ठीक है, क्या इसका नंबर आता है? साइड चेन का। ये याद रखना बच्चों। और ये सीनियरिटी टेबल, ये सीनियरिटी जो मैं सीरीज बता रहा हूँ किसके लिए? ये नंबरिंग के लिए बता रहा हूँ, नंबरिंग के लिए। नेमिंग के लिए अप्लाई नहीं करना बच्चा। नेमरिंग के नेमिंग के लिए तो आपको जो हमने पहला रूल आपको बताया, प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी से, वही है। ये सिर्फ नंबरिंग के लिए मैंने रूल बता रहा हूँ, ये सीनियरिटी वाला बात है। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अगर रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है कि इफ 2 और मोर सेम लोकेंट्स आर प्रेजेंट, then we used 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। 4 के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? टेट्रा यूज करते हैं। ठीक है, चलो जैसे देखो, अगर मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 और फिर यहाँ मान लो कि CH3 और CH2 और फिर हो गया CH3। ठीक है, जैसे मान लो इसका हमें क्या करना है? इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल क्या कहता है IUPAC कि जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है उसको चूज करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा कार्बन किसी में नहीं है, तो आप इस चेन को चूज करो। 6 है तो इसको आपने क्या कर लिया? चूज कर लिया। इसके अलावा जितना बच गया सारा साइड चेन है। तो ठीक है, ये तो बात समझ में आया। ये 2 साइड चेन आपको दिख रहे होंगे और एक मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग किधर से होगा? जिधर से साइड चेन कम दूरी पे होना चाहिए। तो इधर से साइड चेन 1 2 नंबर पे है और इधर से साइड चेन 1 2 3 नंबर पे है। ठीक है ना, तो जिधर से साइड चेन कम दूरी पे होगा उधर से ही आपको नंबरिंग करने हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और फिर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है बात? अब आता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग कैसे करेंगे? तो याद, नेमिंग के लिए रूल आप याद रखना। नेमिंग के लिए जो रूल है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला नाम याद रखो। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का लिखते हैं, फिर उसके बाद रूट वर्ड का लिखते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का लिखे हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सब। ये हम फिर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, प्राइमरी, ये प्रीफिक्स क्या है भाई? प्रीफिक्स साइड चेन को कहा जाता है, यानी सबसे पहले नाम साइड चेन का लिखा जाएगा उसके नंबरिंग के साथ, जितने नंबर पे है। देखो साइड चेन एक 2 नंबर पे है और एक साइड चेन 4 नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों, अब देखो दोनों साइड चेन जो है वो क्या सेम है या अलग अलग है? देखो 2 नंबर पे जो साइड चेन है वो CH3 है और 4 नंबर पे जो साइड चेन है वो भी CH3 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सेम साइड चेन आ जाता है, हमने यही रूल लिखा है, 2 और मोर सेम लोकेंट्स आर प्रेजेंट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर सेम साइड चेन आ जाए तो उसके 2 के लिए हमें डाई यूज करना है। 2 साइड चेन है, एक 2 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे। तो कैसे लिखेंगे? 2, 4, 2 के लिए यूज करते हैं डाई और इसको कहते हैं मेथाइल। क्या कहते हैं? CH3 को मेथाइल। तो हो गया 2, 4 डाई मेथाइल। क्लियर है बात? उसके बाद है रूट वर्ड। आपने कितना काउंट किया है? 6, तो हो जाएगा हेक्स। क्या हो जाएगा? हेक्स। उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स, मतलब कौन सा बॉन्ड बना हुआ है इसमें? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या सिखाया हमने? ए नहीं जोड़ देना है। क्या इसमें कोई साइड चेन कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो बस ये नाम हो गया 2, 4 डाई मेथाइल हेक्सेन। क्लियर है बात? चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसमें जो रूल्स आएंगे उसको भी हम करेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं। पहला एग्जांपल जैसे मान लो, अच्छा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप जानते हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे हम कार्बन हाइड्रोजन को दिखाते नहीं हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा एलिमेंट है तो उसको दिखाया जाता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं CH3 CH2 और फिर CH3। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसका, अगर इसके पास कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन है। तो इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? आपको 4 कॉर्नर वाला बॉन्ड बना देना है। 1 2 3 4, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2,
कॉर्नर नंबर 3 और कॉर्नर नंबर 4। ठीक है, ये जो है ना, ये इसी को हम बोलते हैं, जितना कॉर्नर रहेगा ना बच्चों उतना ही कार्बन रहेगा। देखो इस कॉर्नर पे एक कार्बन है और ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बनाया है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाया है मतलब 3 हाइड्रोजन इसके पास होगा। इस कार्बन को देखो, यहाँ जो कार्बन है वो 2 बनाया है मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। ये जो कार्बन है इसके पास एक कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा और इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे 3। तो इसको आप इस तरह ही बना सकते हो। तो अब आगे जो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा वो बिल्कुल बॉन्ड लाइन में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दे देना, जितने कॉर्नर उतने कार्बन। ठीक है, चलो इसका मतलब हम इसको इस तरह दिखा रहे हैं, इस तरह। ठीक है, इस तरह। अब देखो क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल आईयूपीएसी का क्या है, सबसे पहला रूल आईयूपीएसी का कि इसमें सबसे लंबा कार्बन किस में है उसको चूज करना है। तो देखो 1 2 3 4, इसमें तो कोई साइड चेन नहीं है, सीधा 4 ही कार्बन है, तो आप इसको नंबरिंग कर लो। ठीक है, कोई साइड चेन नहीं है तो इसमें प्रीफिक्स का बात ही नहीं आता है। तो फिर रूट वर्ड देखो कितना कार्बन आपने काउंट किया, तो 4 हो गए, तो हो जाएगा ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, ब्यूटेन। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह रहे, मान लो इस तरह से, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 4 ही है, तो हम स्ट्रेट वाला चूज कर लें। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेन चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट से या राइट से? तो राइट से करोगे तो 1 2 नंबर पे साइड चेन आएगा और इधर से 3 नंबर पे साइड चेन आएगा, तो हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नाम सबसे पहले साइड चेन का लिखना है, तो क्या लिखोगे भाई, 2 मेथाइल। क्या लिखोगे, 2 मेथाइल। आज टोटल 4 कार्बन है तो लिखोगे ब्यूटेन। क्या लिखोगे, ब्यूटेन। क्लियर है बात। चलो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मान लो कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए और फिर यहाँ पे साइड चेन आ जाए, तो ध्यान देना, डबल बॉन्ड और साइड चेन जब आ जाते हैं, सबसे पहले तो रूल क्या कहता है कि उस चेन को चूज करें जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। जब डबल बॉन्ड आ जाए ना तो आप उसी चेन को चूज करना है जिसमें डबल बॉन्ड आने चाहिए, चाहे उसमें कार्बन की संख्या कम ही क्यों ना हो। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलता है, डबल बॉन्ड भी आ जाता है, साइड चेन भी आता है, बहुत अच्छा बात है। 1 2 3 4 5, इसमें भी डबल बॉन्ड आता है और साइड चेन भी आ जाता है, तो आप कहीं से भी चूज कर सकते हो। ये वाला हमने चूज कर लिया। बात आता है नंबरिंग पे, तो नंबरिंग पे हमेशा गौर करने वाला बात है। सबसे ज़्यादा प्राइवेटी हम लोग दे देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, लेकिन यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उस केस में आपको जो है प्राइवेटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। नंबरिंग हम किसको देखकर करने वाले हैं, डबल बॉन्ड को देखकर करने वाले हैं। साइड चेन को भूल जाना है, तो डबल बॉन्ड जिधर से कम दूरी पे होगा उधर से ही नंबरिंग करना है। तो देखो 1 2 3, तो यानी ये मेरे इधर से 1 2 3 4 और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया। नंबरिंग करने के लिए ही हम सिर्फ जो है सीनियरिटी देखना है। नेमिंग जब करने जाएंगे तो वहाँ सीनियरिटी का बात खत्म हो जाएगा। जो मेरा आईयूपीएसी रूल देता है, स्ट्रक्चर देता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। सबसे पहले नाम जो है बच्चों साइड चेन का लिखा जाएगा। साइड चेन देखो 4 नंबर पे एक कार्बन तुम्हें दिख रहा है क्या, 4 नंबर एक ही कार्बन दिख रहा है, तो इसको हम एक कार्बन को मेथाइल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 4 मेथाइल। क्या लिखेंगे, 4 मेथाइल। अब हो गया साइड चेन। अब कोई साइड चेन नहीं है। ठीक है, अब कोई साइड चेन नहीं है तो आपको टोटल कार्बन काउंट करना पड़ेगा। कितने कार्बन काउंट किए हैं, 5, तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। और उसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो नंबरिंग के साथ लिख दीजिएगा 2ENE, 4 मेथाइल पेन 2ENE। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक लिया और यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया। ठीक है, देखो सबसे पहला रूल आईयूपीएसी का, देखो किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है बच्चों। ठीक है, आप किसी चेन में चले जाओ, 5 कार्बन से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो हम क्यों ना इस स्ट्रेट वाले को चूज कर ले, 5 वाले को। ठीक है, अब स्ट्रेट वाले को यहाँ से आपको यहाँ आना है, तो बात है कि चलो हमने यहाँ से यहाँ मेन चेन चूज कर लिया। बात आता है नंबरिंग का, नंबरिंग लेफ्ट से होगा या फिर राइट से होगा। तो आपको क्या देखना है बच्चों, आपको देखना है कि साइड चेन किधर से कम दूरी पे है। अगर इधर से आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 नंबर पे साइड चेन आएगा, 1 2 3 नंबर पे साइड चेन होगा। तो आप समझदार हो, किधर से करोगे, राइट से। 1 2 3 4 और फिर 5। क्लियर है बात। चलो अब इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हें 2 साइड चेन दिख रहा है। एक साइड चेन 2 नंबर पे है और एक साइड चेन 3 नंबर पे है। ठीक है, तो दोनों साइड चेन पहले देखो क्या सेम है,
या फिर अलग अलग है? तो देखो 2 नंबर पे जो साइड चेन है वो एक कार्बन वाला साइड चेन है, और जो 3 नंबर पे साइड चेन है वो 2 कार्बन वाला साइड चेन है। तो एक कार्बन वाला साइड चेन को मेथाइल कहते हैं और 2 कार्बन वाले साइड चेन को इथाइल कहते हैं। तो यहाँ पे एक साथ नाम नहीं लिखोगे, अब यहाँ इनका नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा, उसके नंबरिंग के साथ लिखना पड़ेगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन आ जाए और वो डिफरेंट हो तो अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। ई फॉर इथाइल, एम फॉर मेथाइल, तो पहले ई आता है, इसीलिए हम पहले ई वाले का नाम लिखेंगे। 3 नंबर पे है तो लिखेंगे 3 इथाइल। क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। फिर 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो फिर क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद हो गया साइड चेन। अब कोई साइड चेन नहीं है तो उसके बाद रूट वर्ड का नाम आता है। रूट वर्ड कितने कार्बन आपने काउंट किया? 5। तो क्या लिखोगे बच्चों? पेंट लिखोगे। 5 का क्या होता है? पेंट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दोगे? इन, यानी 3 इथाइल 2 मेथाइल पेंटेन। क्लियर है बात? चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है। ये काफ़ी लंबा वीडियो जा चुका है, हम इसका फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे। फिलहाल ये लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए इसमें देखिए सबसे पहला कि आपको मेन चेन चूज करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला सबसे ज़्यादा कार्बन है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1, देखिए 1 यहाँ से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 6 यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब नंबरिंग जो है आप यहाँ से करोगे या फिर यहाँ नीचे से करोगे। अगर आप नीचे से करते हो तो 1 2 नंबर पे साइड चेन आता है, ऊपर से करते हो तो 1 2 3 नंबर पे आता है। आप समझदार हो, नीचे से करोगे तो 1 2 3 4 5 और फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, नाम रूल वही याद रखना है, पहले साइड चेन का नाम लिखना है। देखो साइड चेन कितने नंबर पे है? साइड चेन जो है एक तो 2 नंबर पे दिख रहा है आपको और एक 4 नंबर पे दिख रहा है। देखो ध्यान से, 4 नंबर पे एक कार्बन वाला साइड चेन है और 2 नंबर पे भी एक कार्बन वाला साइड चेन है। तो 2 नंबर पे या 4 नंबर पे सेम साइड चेन है भाई। अगर सेम साइड चेन है तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। 2 साइड चेन है तो क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे और 4 नंबर पे तो लिखेंगे 2, 4। 2 है तो लिखेंगे डाई, और एक कार्बन वाले का क्या नाम होता है? मेथाइल। वेरी गुड, 2, 4 डाई मेथाइल। ठीक है, उसका टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो क्या हो जाएगा? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। यानी इसका नाम हो जाएगा 2, 4 डाई मेथाइल हेक्सेन। तो जब सेम साइड चेन आ जाए तो डाई ट्राई का यूज करना, जब डिफरेंट आ जाए तो अल्फाबेट का यूज करना, है ना, ई फॉर और एम फॉर, तब जाकर उसका नाम लिखना। ठीक है, तो आज इस वीडियो को इतना ही पॉज करता हूँ, इतना ही पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो जा चुका है और आप फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जस्ट लेकर आ रहा हूँ। और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो भी हो गया, जैसे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके डायरेक्ट पूछिएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर हम लोग इस पार्ट 2 को लेकर आ रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।